Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to the 13th session of Communication Skills Development and Learning class from Society of Free Educators. So let's have a quick recap of what we have done earlier. In the last session, we had a podcast where we had mock interviews and we understood some words from kitchen vocabulary. Okay. So starting the first section of today, from the verbal skills, we have to differentiate between on time and in time. These two phrases are oftenly used to indicate punctuality or punctual. वक्त की पाबंदी ये दोनों words दिखाते हैं. So on time is also pointing towards something which is punctual, and in time is also pointing towards something which is punctual. But there is a difference between the usage of these two phrases or these two words. So today we will understand where to use on time and where to use in time, and what is the core difference between these two, which are looking almost the same, but they have some differences. So these two words represent punctual or punctuality, and they often mean the same thing, but sometimes they differ. So on time. So on time means according to the schedule or deadline. देखो on time क्या होता है? On time हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जो बराबर टाइम पर हो, ना एक मिनट ज्यादा ना एक मिनट कम, ना पहले और ना बाद में। एक पर्टिकुलर टाइम, एक वक्त महदूद किया जाता है या फिर एक टाइम डिसाइड किया जाता है और उस टाइम के हिसाब से, लाइक मेट्रोज आर ऑलवेज ऑन टाइम वेयरएज ट्रेन्स आर ऑलवेज इन टाइम। मेट्रोज हमेशा ऑन टाइम रहते हैं, वो ना एक मिनट लेट होते हैं ना एक मिनट जल्दी पहुंचते हैं, मगर ट्रेन 5-10 मिनट ऊपर नीचे या 1-1.5 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है। सो ट्रेन के लिए हम इन टाइम यूज करते हैं, लेकिन मेट्रोस के लिए ऑन टाइम। और इन टाइम इज नॉट टू लेट टू बी सक्सेसफुल। इन टाइम एक ऐसी इवेंट या एक ऐसी चीज के लिए यूज किया जाएगा जो अनसक्सेसफुल होने लायक ज्यादा लेट ना हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टू विद एग्जांपल। सो इफ आई डू नॉट फिनिश माय वर्क ऑन टाइम, अगर मैं अपना काम, लेट्स से मेरी मदर ने मुझे बोला 12 बजे तक अपना काम खत्म करो, सो आई विल से इफ आई नॉट फिनिश माय वर्क ऑन टाइम माय मदर विल बी एंग्री। अगर मैं बराबर वक्त तक, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया हुआ है, उस वक्त तक मैं अपना काम खत्म नहीं करूंगा तो मेरी माँ को गुस्सा आएगा। या फिर माय ट्रेन इज नेवर ऑन टाइम, मेरी जो ट्रेन है वो कभी भी सही टाइम पर नहीं होती, बराबर वक्त पर नहीं होती। whereas आई मिस्ड माई डेडलाइन, मैंने अपना जो टाइम मुझे दिया गया था वो मुझसे निकल गया, बट स्टिल गॉट माई वर्क फिनिश्ड इन टाइम फॉर द मीटिंग। सो आई मिस्ड माई डेडलाइन, मेरे से जो टाइम की जो लिमिट थी वो मुझसे छूट गई, लेकिन मैंने अपना काम तब मीटिंग से पहले पहले खत्म कर दिया वक्त रहते हुए। सी, ऑन टाइम इज बराबर वक्त पर एंड इन टाइम इज वक्त रहते हुए हिंदी में। या फिर हम अगर ट्रेन के केसेस में देखें तो माई ट्रेन वॉज लेट बट इट स्टिल रीच इन टाइम टू गेट मी टू द वर्क अर्ली। मेरी ट्रेन लेट थी मगर वो इस वक्त तक पहुंच गई कि मुझे काम पर जल्दी पहुंचा सके। सो एवरीबडी इज क्लियर अबाउट ऑन टाइम एंड इन टाइम, कहाँ यूज करना है इन दोनों को, क्या डिफरेंस है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? Okay, let's move to the next section. Uh, Similarly, on time and in time, there are two words which are oftenly confused among each other. The words are continuously and continually. देखो, continuously और continually बहुत different words हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, और लोग अक्सर इनको आपस में मिक्स करके कहीं पे भी यूज कर लेते हैं। जहाँ कंटिन्यूअली यूज करना होता है वहाँ कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, और जहाँ कंटिन्यूअसली यूज करना होता है वहाँ कंटिन्यूअली यूज कर लेते हैं। एंड आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम विद a lot number of people that I have met in my life. मैं बहुत लोगों को इस चीज में उलझते हुए देखा है। So these actually are two adverbs, and they are confusing but mean very different from each other. Why they are confusing? Because their spellings are almost the same. इनकी spellings लगभग एक जैसी हैं, इनकी pronunciation एक जैसी है, और इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कहाँ यूज करना चाहिए। बट इनका जो मीनिंग है और इनका यूज है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। कंटिन्यूअसली इज continuously is something that does not stop or end.
एक ऐसा काम, एक ऐसी चीज, एक ऐसा इवेंट जो ना रुकता है ना खत्म होता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअसली। जैसे मैं अब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कंटिन्यूअसली बातें कर सकता हूँ, बिना रुके उससे मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आराम से बात कर सकता हूँ। वेयर एज कंटिन्यूअली, ओ यहाँ इन टाइम आ गया, ओके सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, मैं इसको बताता हूँ आपको। कंटिन्यूअली समथिंग दैट just give me 1 second. Continually is something that no, I think I messed up somewhere. My bad. No annotations. Yeah, I think my son has done something today with my laptop and he has messed up things. I tried to find it, but I'm unable to find it. Okay, just forget about it. So continuously is something that does not stop or end. Okay, he spoke continuously for 15 minutes. The metro runs continuously until midnight. Metro पूरी रात तक continuously चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं. So continually is something which is repeated or which is cycled for a particular period of time. एक ऐसा काम या फिर एक ऐसी चीज जो बार बार रिपीट की जाए, जैसे me and my colleagues continually argue with each other. मैं और मेरे जो कलीग हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बार बार बहस करते हैं। या फिर me and my friend continually go to the canteen after our school. तो मैं और मेरा दोस्त स्कूल के बाद हर रोज या बार बार कैंटीन जाते हैं। सो कंटिन्यूअसली इज समथिंग विच नेवर स्टॉप्स एंड कंटिन्यूअली समथिंग विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इज इट क्लियर और you have any doubts? Is everything clear with it? Mariam or Faisal or anyone who has any questions? Yes, sir. It's Batao. clear. Okay, clear. So let's move on with the next section. I'll show you continually later on. I'll share in the group what is the main how to use continually in the verb grammatical language, because I am using my own language. So daily lessons. The first phrase that we are going to understand is my bad. No, my bad जो है ये क्या है? देखो, आपने कोई काम गड़बड़ कर दिया और अब आप माफी भी नहीं मांगना चाहते। मतलब आप नहीं, माफी तो मांगना चाहते हो मगर आप सॉरी वर्ड यूज नहीं करना चाहते। सो देयर वी यूज दिस फ्रेज माई बैड। आपको मैं बताता हूँ कैसे। इट्स ए स्लैंग फॉर सेइंग माई फॉल्ट, माई मिस्टेक या आई एम टू ब्लेम। सो माई बैड इज यू एक्सेप्ट दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग और इट इज योर फॉल्ट। ठीक है, तो माई बैड क्या है, आप मान रहे हो, यू आर एडमिटिंग योर मिस्टेक, यू आर एडमिटिंग योर फॉल्ट, और यू आर सेइंग दैट आई एम टू ब्लेम। आपको आप बोल रहे हो कि हाँ मुझ पर ब्लेम डालो, ये मेरी गलती है। और साथ साथ इट्स ए वे ऑफ अपोलोजाइजिंग विदाउट एक्चुअली सेइंग सॉरी। बिना सॉरी कहे आपका एक माफी मांगने का तरीका है, उसको हम माई बैड बोलते हैं। अब माई बैड को यूज कैसे करना है, देखो, ये एक सेंटेंस की कंटिन्यूटी के बीच में भी यूज हो सकता है, एक सेंटेंस के अंदर रहते हुए एक अलग क्लॉज की तरह भी यूज हो सकता है, और एक ये कंप्लीटली सेपरेट सेंटेंस की तरह भी यूज हो सकता है। मैं आपको तीनों एग्जांपल्स दिखाता हूँ। द फर्स्ट वन इज हाउ टू यूज माई बैड inside a sentence in the continuity of sentence। देखो, it was my bad that I lost the car keys। ये मेरी गलती है, या फिर ये इल्जाम मुझ पर आना चाहिए जो कार की चाबियां मुझसे खो गई। So my bad is when you lose something and you want to apologize for it, but you do not want to use the word sorry। तो यहाँ पर मैंने सॉरी तो यूज नहीं किया, लेकिन सामने वाले से मैंने माफी भी मांग ली, मुझसे कार की चाबी खो गई। सो इट वाज माय बैड दैट आई लॉस्ट द कार कीज। अब यहाँ पर माय बैड एक सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है। वैसे ही दूसरा देखेंगे, आई अर्ज्ड एवरीवन टू टेक ए डिफरेंट रूट एंड नाउ वी आर लेट। माय बैड, मैंने सबको बोला था कि एक नया रूट पकड़ते हैं, एक अलग रूट पकड़ते हैं, और हम सब लेट हो गए हैं, ये मेरी गलती है। तो यहाँ पर भी जो स्पीकर है, he is apologizing but he is not using the word sorry।
इंस्टेड ही इज सेइंग माय बैड। और यहाँ पर माय बैड जो है वो एक अलग क्लॉज की तरह यूज हो रहा है, सेंटेंस के बीच में कंटिन्यूटी में यूज नहीं हो रहा। और इसका थर्ड तरीका जो है एज ए सेपरेट सेंटेंस, आई फॉरगॉट टू टेल यू वी हैव गेस्ट अराइविंग टुनाइट। अब मैं शायद अपनी वाइफ से, अपनी मदर से बात कर रहा हूँ कि आज मैं आपको बताना भूल गया कि आज हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे। माय बैड, मेरी गलती है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन और यू हैव एनी डाउट्स? You can ask me anything if you have any doubts. Okay, let's move with the next word. See, what is this? Are these cookies or are these biscuits? कौन बताएगा ये क्या है? Cookies. No, these are biscuits. These are not cookies. These are biscuits. I'll tell you the difference between cookies and biscuits as well today, because one of the guys who is learning with us has asked me to differentiate between cookies and biscuits. So first is जो हम आज देखेंगे वो क्या है, when you do something which seems silly to others. अब ये जो phrase है ना जो हमने आज पढ़ना है, that is take the biscuit. Okay, so take the biscuit is an English phrase, typical English phrase जो American English में use नहीं होता, ये सिर्फ British English में use होता है, and sometimes in Australian English. बट अमेरिकन इसको यूज नहीं करते बिकॉज उनके लिए बिस्किट जो वर्ड है ना ये बहुत टफ वर्ड है। वो बोलते हैं कि बिस्किट इज नथिंग, एवरीथिंग इज कुकी। सो टेक द बिस्किट, अब ये जो फ्रेज है इसका बिस्किट से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन इसका आपकी एक ऐसी हरकत से लेना देना है जो कि किसी को इरिटेट करे, किसी को सरप्राइज करे, या किसी को अनोइंग लगे या फिर अजीब लगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। So, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है व्हाट यू हैव डन इज सरप्राइजिंग, अनोइंग और समटाइम्स जस्ट सिली। जब आपने कुछ ऐसा कर दिया जो सामने वाले को चौंका दे या सामने वाले को इरिटेट करे या फिर सामने वाले को बहुत अजीब या स्टूपिड लगे, तब हम ये फ्रेज यूज करते हैं टेक द बिस्किट। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। आई कैन नॉट बिलीव दैट यू कॉपीड माय वर्क एंड प्रिटेंडेड एज इट इज योर्स। मैं यकीन नहीं कर सकता तुमने मेरा काम कॉपी किया, मेरी असाइनमेंट कॉपी की और ऐसे प्रिटेंड किया सारी क्लास के सामने जैसे तुम्हारी, तुमने खुद लिखी है, ये तुम्हारा अपना काम है। दैट रियली टेक्स द बिस्किट। ये है असली स्टूपिड काम, स्टूपिडिटी वाला काम, या ये काम मुझे वाकई में चौंका रहा है, मैं हैरान हूँ ये चीज देखकर। इसका एक और एग्जांपल है, यू आर रियली टेकिंग द बिस्किट इफ यू थिंक आई एम टेकिंग यू टू द स्टेडियम एंड वेट आउटसाइड अंटिल द मैच फिनिश। तो इस सेंटेंस में ये है कि तुम वाकई में एक बेवकूफी भरी चीज सोच रहे हो अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें स्टेडियम ले जाऊंगा और फिर मैं मैच खत्म होने तक बाहर खड़ा रहूंगा। सो इज इट क्लियर वेयर टू यूज टेक द बिस्किट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, let's move on with the next. Okay, there is one more example. Your plan to keep a snooker table in the bedroom really takes a biscuit. अब बेडरूम में थोड़ी कोई स्नूकर टेबल लगाएगा आपने, या टेबल टेनिस का टेबल लगाएगा, या बेडरूम के अंदर बाथटब थोड़ी रखेगा। सो इट रियली टेक्स अ बिस्किट व्हेन समवन सेज और डू समथिंग लाइक दैट। लेट्स मूव विद द डिफरेंस बिटवीन बिस्किट एंड कुकी। ये किसी को मालूम है कि एक्चुअली दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बिस्किट एंड कुकी? दोनों को चाय के साथ ही खाते हैं, बट फर्क क्या है दोनों में? Is there anyone who can share his thoughts? Okay, जिसने पूछा वो भी नहीं बोल रहा है। So let me show you. This is cookie and this is biscuit. Okay. तो अब फर्क क्या है? cookie, देखो cookie जो word है, it came from a Dutch word which is कोकजी। अब कोकजी जो word था इसका मतलब होता है लिटिल केक्स। डच क्या करते थे, वो ओवन गर्म करते थे और फिर उसके अंदर कुछ बनाने से पहले एक छोटी सी एक एक ऐसी चीज डालते थे जो बेक हो सके, जो केक की तरह दिखे, छोटा सा बिल्कुल, और उसी से ये कुकी वर्ड निकला है। सो मच लाइक केक, कुकीज आर मेड फ्रॉम ए सॉफ्ट
thick dough and are denser than an English biscuit. अब बिस्किट जो वर्ड है ये टिपिकली इंग्लिश वर्ड है बिकॉज ये लैटिन से आया था। वेरस कुकी जो वर्ड है ये डच से आया था, और कुकी जो है ये सिर्फ एक साइड से पकती है। जैसे केक होता है ना, केक को हीट लगती है नीचे से और वो फूलता है बिल्कुल, कुकी एग्जैक्टली वैसे बनती है। और कुकी और बिस्किट कजन्स हैं आपस में। So when they are finished, cookies are larger, softer and chunkier than their biscuit cousin. तो पता लग गया कुकी कहाँ से वर्ड आया है और लिटिल केक क्यों इसको बोला जाता है और ये पकता कैसे है, बनता कैसे है। अब देखते हैं हम बिस्किट का क्या चक्कर है। देखो बिस्किट जो वर्ड है ना, आप इसको ऐसे देख सकते हो, बिस बिस मतलब टू साइड्स। जैसे हमने बाय पढ़ा था ना वर्ड रूट एनालिसिस में, वैसे ही बिस वर्ड है वर्ड रूट एनालिसिस व्हिच मींस टू साइड्स। And biscuit is something which is baked or cooked from two sides. Okay, so the word biscuit came from Latin bis. Bis means twice, and cookery means cooked. So it essentially means twice baked. ये दो तरफ से पकता है। और होता कैसा, ये सख्त होता है, पतला होता है, फ्लफियर होता है कुकी से। और बिस्किट रिक्वायर है हार्डर डो टू क्रिएट द करेक्ट टेक्सचर। तो बिस्किट का आटा होता है गूंदा हुआ, वो सख्त होता है एज कम्पेयर टू कुकी। और फिर इसको आप चाय के साथ या शुगर फ्लेवर के साथ, किसी भी चीज इंग्रेडिएंट के साथ, बटर के साथ इसको खा सकते हो। सो I think the main difference between cookies and biscuit is cookies is baked from one side only, and biscuit is something which is baked from two sides, both the sides, up and down. तो ये क्लियर हुआ सबको, what is a biscuit and what is a cookie? Okay, let's move towards the word root analysis. So the first word that we are going to understand today is bibli or biblio. The second is bio. The third is capt or sept. अब ना इसमें मैं आपको एक फर्क आज बताता हूँ कैप्ट और सेप्ट के। सी को कहाँ स की तरह यूज करना है और सी को कहाँ क की तरह यूज करना है। बट इसकी डिटेल हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सॉरी वर्बल कम्युनिकेशन के नेक्स्ट सेक्शंस में पढ़ेंगे। And the fourth word that we are going to understand is cardio or cardi. So let's go to the first word. The first is bibli or biblio. So the word bibli itself means book. इसकी examples हैं bibliography, a list of books used as resources. तो हम अक्सर research papers में, assignments में या major या minor projects में, thesis में पढ़ते हैं एंड में bibliography दी होती है। bibliography का मतलब होता है एक list उन बुक्स की जिनको आपने एज ए रिसोर्स इस्तेमाल किया। फिर बिब्लियोमीनिया, बिब्लियोमीनिया होता है कि बहुत ज्यादा प्यार किताबों के लिए। एंड बिब्लियोफाइल, देखो फाइल और फोबिया ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। फोबिया इज फेयर, फोबिया होता है डर, फाइल होता है समवन हु लव्स, कोई एक ऐसा शख्स जो चाहता है बुक्स को, ही इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। क्लियर? Okay, let's move to the second word, that is bio. Bio means life, living or matter, and we have earlier read the word any, A-N-I. So any और bio इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, इन दोनों का मीनिंग होता है लिविंग या लाइफ। सो any से बनता है एनिमल, bio से बनता है बायोग्राफी, a life story. Biography is a life story written by some other person, या biosphere, the surface of earth inhabited by living things. एक वो हिस्सा अर्थ का, धरती का वो हिस्सा जो जिस पर जिंदा चीजें रहती हैं, जिंदा चीजें हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। वैसे ही बायोलॉजी, बायोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स। ठीक, तो लेट्स गो टू द थर्ड वर्ड इज सेप्ट और कैप्ट। ओके, देखो जो वर्ड सी से शुरू होगा ना, सी ए, दैट इज कैट। लेकिन अगर सी ई किसी वर्ड के बीच में आएगा तो हम उसको स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी ए टी कैट, बट सी ई पी टी सेप्ट। जैसे और इन दोनों का मतलब होता है टेक और होल्ड। टेक और होल्ड मतलब पकड़ना। तो इंटरसेप्ट, आई एन टी ई आर सी ई पी टी इज सेप्ट हियर। सो इंटरसेप्ट इज टू स्टॉप और इंटरप्ट, किसी चीज को रोकना या किसी चीज के आड़े आना, दैट इज इंटरसेप्ट।
whereas captivate or captivating is taking hold of, किसी को kidnap करना, किसी को पकड़ना, किसी को जकड़ना is captivating. Is it clear? Okay, let's move to the next word, that is CARDI or CARDIU, cardi या cardio. So cardi या cardio होता है heart. Wherever there is cardio or wherever there is cardi, that means there is something which is related to heart. So cardiac is related to heart. Cardiogenic is something which is resulting from a heart disease. Cardiogenic जो है वो एक हार्ट डिजीज का रिजल्ट है. जैसे मान लीजिए God forbid someone has 2 heart attacks and now his heart is not working at his full capacity. So whenever he runs, he breathes a lot. वो जब अब एक ऐसा शख्स है जिसको 2 हार्ट अटैक आए हैं, 2 कार्डियक अरेस्ट हुए हैं जिसको, और अब जब भी वो दौड़ता है उसको सांस चढ़ती है. सो ही ब्रीथ्स हेवीली. सो ये जो प्रोसेस है ना उसका हैवी ब्रीदिंग, हम इसको बोलेंगे दिस इज कार्डियोजेनिक ब्रीदिंग. ये उसको एक हार्ट डिजीज हुई थी पहले जिसकी वजह से उसको हार्ट अरेस्ट हुआ और अब वो सांस हैवीली ब्रीदिंग कर रहा है, उसको सांस चढ़ जाती है थोड़ी थोड़ी देर में. सो विल से दिस हैवी ब्रीदिंग रिजल्ट्स फ्रॉम दिस हैवी ब्रीदिंग इज कार्डियोजेनिक. This resulted from something which is a heart disease. He has a history of heart disease, and this heavy breathing is the result of it. And the third word is cardiologist. Cardiologist is someone who is a specialist in heart. Okay, is heart doctor, yeah, a specialist of heart. It's called cardiologist. Clear? Okay. So I think you are all clear with these 4 words. Let's move to the grammar section now. So grammar section में हम पढ़ रहे थे tenses, and हमने देख लिया था कि tenses are 3: present, past and future. In English we have 3 tenses. Past, present is something that is on the moment right now. Past is something which has already gone, जो गुजर गया है, जो हो गया है, and future which is yet to come या yet to happen. अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको हम कहते हैं. और मैंने बताया था आपको टेंसेस आर एक्चुअली द वर्ड्स which represent the timeline of some action. और वो वर्ड्स जो एक एक्शन के होने का वक्त बताएंगे उसको हम बोलेंगे ये टेंसेस हैं. और दूसरी बात, टेंसेस आर प्राइमरली वर्ब्स. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड्स किसी एक्शन को दिखाएं उनको हम वर्ब्स कहते हैं. तो हम देखते हैं पहले सिंपल प्रेजेंट क्या होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब डिनोट्स अनचेंजिंग स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन और रिपीटेड एक्शंस. ठीक है, तो एक ऐसी स्टेट जो अभी प्रेजेंट में है, इस टाइम बिल्कुल एट द मोमेंट अभी है, चल रही है, और वो चेंज नहीं होएगी थोड़ी देर के बाद, या इससे वो पहले चेंज नहीं हुई थी, वो अभी है और वो चलती रहेगी ऐसे रिपीटेड एक्शंस. उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट. वैसे सिंपल पास्ट क्या दिखाता है. सिंपल पास्ट एक ऐसा इवेंट या एक ऐसा मोमेंट दिखाता है जो अभी के वक्त से पहले गुजर चुका है. So simple past tense or simple past tense verb indicates an action or something that took place in the past. एक ऐसी चीज जो पास्ट में हो चुकी है at some point prior to the present moment. अभी जो वक्त चल रहा है इससे पहले वो हो चुकी है. और सिंपल फ्यूचर जो है वो दिखाएगा कि एक ऐसा एक्शन या एक ऐसा काम या एक ऐसी चीज जो अभी हुई नहीं है, जिसको अभी होना है, जिसकी श्योरिटी नहीं है. ठीक, तो the verb in the future tense indicates an action or something that is yet to take place. So everybody is clear with present, simple past and simple future. Or you have any questions के present में क्या होएगा, past में क्या होएगा? सबको क्लियर है कि past क्या दिखाता है, present क्या दिखाता है, future क्या दिखाता है? Okay. Yes, sir. Okay, so let's see. एक एग्जांपल मैं देता हूँ सिंपल प्रेजेंट का. आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब. मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूँ. अब ये जो वर्ड है ना हूँ इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ एट द मोमेंट, अभी प्रेजेंट में है वो.
और इसी को अगर मैं पास्ट में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा कि मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट था। सो आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई जॉब। और फ्यूचर में कैसे बोलूंगा कि अभी मेरे को जो नौकरी मिलेगी मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। सो आई विल बी सेटिस्फाइड विद द न्यू जॉब। जो नई नौकरी मुझे मिलेगी उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और इसी का एक और हम एग्जांपल देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का। आई वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट डेली फॉर 2 आवर्स। अब देखो ये है वो रिपीटेड एक्शन जो मैं पहले बोल रहा था ना आपको कि सिंपल प्रेजेंट एक तो ये चीज दिखाता है जो प्रेजेंट में है, इसी वक्त इसी लम्हे में है। और दूसरा जो रिपीटेड एक्शन है। सो सिंपल प्रेजेंट में आई वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट डेली फॉर 2 आवर्स। मैं अपने प्रोजेक्ट पे हर रोज 2 घंटे काम करता हूँ। और इसी को पास्ट में कैसे बोलेंगे कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे हर रोज 2 घंटे काम करता था। आई वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट डेली फॉर 2 आवर्स। मैं हर रोज अपने प्रोजेक्ट पे 2 घंटे के लिए काम करता था। और फ्यूचर में बोलेंगे इसको कि मैं हर रोज अपने प्रोजेक्ट पे 2 घंटे काम करूंगा। अभी उसने शुरू नहीं किया तो वो करेगा। सो विल से आई विल वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स डेली। आई विल वर्क, मैं करूंगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि सिंपल प्रेजेंट होता है या सब्जेक्ट। जैसे हमारा ये है आई इज ए सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज वर्क। या तो ऐसा होता है या फिर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह से सब्जेक्ट हो गया आई, इज एम आर में से एम लग गया यहाँ और फर्स्ट ओ सॉरी फर्स्ट नहीं, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है। मेरा बेटा छेड़ गया आज अच्छी तरह से। सो वैसे ही सिंपल पास्ट में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वाज सेटिस्फाइड, sorry, I worked is subject plus second form of verb and subject plus was verb plus second form of verb. I was satisfied. I और was verb में से was लग गया और satisfied is second form of verb. यहाँ पर भी वैसे second form of verb थी. It's not the first form, it's the second form. If I am using is am. And then future is subject plus will shall plus first form of verb. तो subject है I, will और shall में से will है और यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क वर्क। और अगर बी लगेगा तो सेटिस्फाइड बी के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्क। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। और इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? किसी को पूछना कुछ इसमें से? ओके लेट्स मूव। इंटरव्यू स्किल्स में मैंने एक असाइनमेंट दिया था। अभी तक सिर्फ 7 लोगों ने वो असाइनमेंट कवर किया है। So those who are left, I don't know, either they have not understood what is a cover letter or how to write it, or they are facing some problem. अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दो। असाइनमेंट क्या था आपका कि आपको एक कवर लेटर लिखना है। एक एबीसी नाम का स्कूल है जिसमें टीचर की ओपनिंग है, एक टीचर की ओपनिंग है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है आपको कि मैथ और इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए, 100% रिजल्ट देना है अपने क्लास का, 8th और 10th क्लास को पढ़ाना है और एक सब्स्टिट्यूट टीचर की तरह एक्ट करना है जब कोई और टीचर एब्सेंट हो। और इसमें डिजायर्ड क्या है कि आपको 3 साल का हाई स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और किसी हाई स्कूल में आप एज ए क्लास टीचर काम किए होने चाहिए। सो ये असाइनमेंट जिसने सबमिट नहीं किया प्लीज सबमिट इट। यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, यू हैव द लिंक टू द चैनल, यू कैन कमेंट ऑन एनी वीडियो ऑन द चैनल, or you have my email as well, which is listen@mysopi.com, mysoip.com. So you can uh, write down your assignment on that email as well, and let me know that you have done it so that we can review it. Apart from that, if you have any doubts, please let me know. I think आज हम इतना ही रखेंगे. We shall continue in the next session. किसी को कुछ पूछना है आज की सेशन से? We have, I think, 2-3 more minutes. Is there anyone who has any doubt? Kashif, Mariam, Nawal. No, sir, no. Okay, so we shall meet again for sure in the next session. Thank you guys, you have been very wonderful. Once again, thank you for the session. Allah Hafiz, take good care of yourself and enjoy your life. Bye bye.